माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 341 श्रीमता सुमन लता अमरीश। क्वेश्चन नंबर 341 सर। उत्तर सभापटल पर रखा गया है। Sir, as per the findings of the standing committee, the ESIC, which provides medical insurance to the employees, is facing problems due to dual administrative control. The ESIC facilities are run by the state governments and the medicines are provided by the ESIC, sir. So this leads to a lot of क्वेश्चन नंबर चलने दें। अभी faced by the प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण समय होता है। आप प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपसे मैं चर्चा करूंगा। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप लोगों से चर्चा करूंगा। Sir, while the medicines are given by the ESIC, the hospitals are run by the state governments, due to which a lot of difficulties are being faced by the beneficiaries. I would like to ask the Honourable Minister if the government is taking any corrective measures to address these difficulties, sir. प्रश्नकाल के बाद मैं आप इस सभी माननीय सदस्यों से, सभी दलों के नेताओं से चर्चा करूंगा। आप प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य सरकार की जवाब देते करते हैं, माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं। आपको मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ESIC अस्पताल जो है वो भारत सरकार की ESIC स्कीम में 1940 एक्ट के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। पूरे देश भर में जो 160 ESIC अस्पताल हैं उसमें 50 अस्पतालों का सीधा संचालन ESIC में केंद्र द्वारा किया जाता है। शेष ESIS अस्पताल जो है 110 है, उनका राज्य सरकारों के द्वारा संचालन किया जाता है। माननीय सदस्य महोदया के द्वारा जो एक विषय किया गया है कि इसके संचालन में और दवाइयों के संबंध में एक पॉलिसी रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेडिसिन के अंतर्गत ESIC अस्पताल के अंतर्गत बनाई गई है और उसमें जो आने वाली जो अन्य दिक्कतें हैं उसके कारण हमने ESIC में 3 सब कमेटीज भी बनाई हैं और उन 3 सब कमेटीज में राज्य सरकारों के द्वारा संचालित अस्पताल और जो केंद्र के द्वारा संचालित अस्पताल हैं उनमें समानता लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। हमने राज्य सरकारों को ये भी अनुशंसा की है कि वह अपने अपने राज्यों में कॉरपोरेशन का निर्माण करें और कुछ राज्यों ने कॉरपोरेशन का निर्माण भी किया है। इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समन्वय से कार्यक्रम हो, उसके लिए हमारे विभाग द्वारा पिछली बोर्ड में भी कुछ निर्णय लिए गए। Sir, I was happy to note in the Honourable Minister's reply that 7 additional ESIC facilities have started and also 54 further additional ones have been approved. Sir, I had already approached the Honourable Minister regarding a 100-bedded ESI hospital in my constituency where about 25,000 employees are already enrolled and they face a lot of difficulties in commuting to faraway places. So I would like to ask the Honourable Minister if and when is this going to be sanctioned? And I need an assurance, sir. माननीय सदस्यगण, शून्य प्रश्नकाल के बाद मैं सभी दलों के नेताओं से बैठकर चर्चा करूंगा। आप प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य सरकार से जवाब मांगते हैं। आपसे आग्रह, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा और आपकी बात को मैं सुनूंगा। सुरेश जी, ऑनरेबल स्पीकर, गलत
मैं सदन को नियोजित तरीके से कभी भी स्थगित नहीं करने दूंगा। ये मैंने हमेशा आग्रह किया है कि सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, जनता की समस्याएं अभाव कठिनाई उठनी चाहिए। आप भी अगर जनता की समस्या अभाव उठना है तो मैं शून्यकाल में आपको मौका दे दूंगा बोलने का, आपको शून्यकाल में समय दे दूंगा मौका, आप विराजें, शून्यकाल में मौका दे दूंगा मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दे दूंगा। अधीर रंजन जी मैं मना नहीं कर रहा, सुदीप जी आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको हमेशा मौका देता हूं, हर दिन मौका दिया है मैंने आपको, आपने हर दिन इस इश्यू को उठाया है, कोई दिन नहीं जो मैंने आपको मौका नहीं दिया। डीआर बालू जी हो, सुदीप जी हो, आपको मैंने अगर आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर नहीं हो तो आप उठा सकते हैं। मैं हमेशा पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर सभी माननीय सदस्यों को देता हूं, हर डिबेट चर्चा पर देता हूं, लेकिन आप नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करना चाहें ये न्यायोचित नहीं है किसी देश के अंदर। माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेजेस द क्वेरी ऑफ अबाउट हर parliamentary constituency in Mandya. I want to mention here that Mandya is fully notified area under the ESIC Act and has 5,449 insured person as per 31st March 2021. There are 3 state-run ESIC dispensary in Mandya district. One private insurance medical practitioner is an empanel under the supplementing primary care in the Mandya. So about her other query is concerned, I can't give insurance to her, but definitely we look into the matter. नलिल कुमार कटेल, N.K. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, sir. Sir, today, the All India trade unions, including almost all the trade unions, national trade unions, आप तो प्रश्न पे yes, पूछें। on strike. आप शून्यकाल। Yes, sir, national strike today. And one of the demands among is review of the ESI as well as the PF, as well as a review of the labor codes also. And the Honorable Labour Ministry is there today. The first question is relating to the labour issue. I am thankful to the Honorable Speaker for admitting this question and giving me an opportunity to ask a supplementary question on the strike, the day in which the national strike is going on by the labour throughout the country. So my question regarding the ESI review is, the limit of the wage ceiling limit of the ESI is, for entitlement of the ESI is 21,000 rupees. Now, you know very well that the wage revision is already over after 2017. Now the salary is gone up. So whether the government is having any proposal to increase the wage limit of ESI so as to get the entitlement of ESI corporation, A part of my supplementary, and B part of my supplementary is regarding the unorganized. Sir, B part. मंत्री जी हर चीज का पर्याप्त जवाब देते हैं आपको हमेशा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार समय समय पर इस पे रिवाइजन को हमेशा विचार किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा प्रपोजल अभी पेंडिंग नहीं है, लेकिन ईएसआईसी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ईएसआईसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करने के लिए हमने सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो देश में आया है, उसके लागू होने के बाद ईएसआईसी क्षेत्र में जो अन्य कामगार लोग जो अभी तक शामिल नहीं हैं, वो स्वतः ही शामिल हो जाएंगे और ईएसआईसी देश के एक बड़े भाग के श्रमिकों की सेवा करने में सक्षम भी हो पाएगी। उसी दृष्टि से हमने सोशल सिक्योरिटी कोड को बनाया। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, वो आज की जो सवाल है सर, ये ईएसआईसी की रिफॉर्म करने की जो मुद्दा आए हैं सर, इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसा मुद्दा है, जैसे कि हेल्थ रिफॉर्म एजेंडा फॉर ईएसआईसी इंक्लूड्स ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ईएसआई बेनिफिशियरीज, एक हो गया। अभियान इंद्रधनुष मेडिकल हेल्प नंबर। आपका प्रश्न क्या है सर? अंडर द प्रोजेक्ट पंचदीप। सर, ये हर बात में पंच अमृत पंचदीप ये सारे होते हैं पंच। मेरा सवाल यह है कि हमारे भूपेंद्र यादव जी, आपको सारे जानकारी होंगे कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में एक बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट से माना जाता, और ये बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट के जो वर्कर है, लेबर है, इन्हीं लोगों को हर किस्म के तकलीफ, खासकर ट्यूबरकुलोसिस से लेकर हर किस्म की तकलीफ को इनको झेलना पड़ता। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए 2 हॉस्पिटल भी है। कहा जाता है कि ये हॉस्पिटल के दौरान लोगों को, खासकर लेबर को सुविधा मिलेगी, लेकिन ये सारे मतलब बंद जैसा हालत में अभी गुजर रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है।
लाखों की तादाद में बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स ये लोग भटकते हैं सर। कोई इनका सेहत की, कोई चिकित्सा की कोई सुविधा मुहैया नहीं होते। हम इस सदन में हमारे मंत्री जी से इस विषय पे थोड़ा जानकारी लेने के लिए सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयुक्त विषय उठाया है। ईएसआईसी बोर्ड की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देश भर में मजदूरों की सेहत ऑक्यूपेशनल बेसिस डिसीज के आधार पर चिन्हित की जाए और ईएसआईसी के जो 2 नए हॉस्पिटल, एक बिहिटा में पटना में और एक अलवर में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक तरीके से ऑक्यूपेशनल बेसिस डिसीज को पहचानने के लिए हम पूरी तरीके से उनको कर रहे हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले इसी माह के 8 मार्च को जो पूरे देश में महिला दिवस मनाया गया था, दिल्ली में मेरे आवास पे हमने 2 क्षेत्रों की महिलाओं को चिन्हित किया था। एक बीड़ी क्षेत्र जिसमें अधिकतर मजदूर महिलाएं हैं और दूसरा भट्टा क्षेत्र जिसमें भी अधिकतर महिलाएं हैं। उनमें से हमने 50 महिलाओं को चिन्हित करके 6 महीने के लिए उनका कार्ड बनाया है ताकि बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाली और भट्टा क्षेत्र मजदूर में काम करने वाली महिलाओं की ऑक्यूपेशनल डिसीज की जांच हो सके। इस समय 15 शहरों में ईएसआईसी के द्वारा फ्री हेल्थ ये मेडिकल एग्जामिनेशन के कैंप भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहे। और मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन हमारी महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी भी उसमें उपस्थित थी और 6 महीने बाद जो हमारी ईएसआईसी की रिपोर्ट आएगी, हम अपने मंत्रालय द्वारा उनकी योजनाओं को और अच्छे तरीके से लागू भी करने वाले हैं। श्री सुभाष बेड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष। कोल्हापुर, पूना, अजमेर सारे क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया, पुरुलिया को भी हमने चिन्हित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में लगभग 70,000 आईपीज हैं ईएसआईसी के लिए, लेकिन वहाँ का जो अस्पताल है वह राज्य द्वारा संचालित हो रहा। क्या मंत्री जी यह बता नहीं पाएंगे क्या उसको केंद्र में ईएसआईसी के अंडर में लिया जा सकता है क्या? कारण क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है, वहाँ पोस्टें खाली है, दवाइयाँ बराबर नहीं मिल रही है। तो इस बारे में क्या कोई पॉलिसी निर्णय होगा? क्योंकि इसमें जैसा मांग की वो बताया गया कि भाई राज्य सरकार अनुशंसा करे तो ही हम ले सकते हैं। राज्य सरकार तो कभी करने वाली नहीं है, तो क्या आप सीधा उसको लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ईएसआईसी में जो मेडिकल के स्टाफ की कमी का विषय है उसको ईएसआईसी बोर्ड के द्वारा लिया गया है। अभी कुल मिलाकर के ईएसआईसी के द्वारा पिछले समय में चिन्हित करके विभिन्न मेडिकल संवर्गों में जो विभिन्न पोस्टें हैं उसमें 2000 से ज्यादा पोस्टों का नोटिफिकेशन भी किया गया है। पिछली बोर्ड में हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित अस्पताल और केंद्र सरकार के जो संचालित अस्पताल हैं उसमें सभी डॉक्टरों को समान वेतनमान देने के लिए हमने एक पॉलिसी डिसीजन पर फैसला लिया है और उस डिसीजन के आधार पर इस कमी को दूर किया जा सकेगा। जहां तक सदस्य महोदय ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित अस्पताल को केंद्र सरकार में देने की बात कही, ऐसा प्रस्ताव राज्य के द्वारा आने पर ही विचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 342 श्री आर.के. सिंह पटेल। पहले आप क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 342 माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में सुधार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो शिक्षा में हमारे बेटी और बेटा में अंतर था, बेटी को हम हाथ पीले तक करने तक के लिए पढ़ाते थे और बेटे को हम कलेक्टर और एसपी बनाने के लिए, आईएएस आईपीएस बनाने के लिए पढ़ाते थे। वो बहुत बड़ा अंतर था और उस अंतर को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड से, जहां से मैं चुनकर के आता हूं, वहां पर 2 केंद्रीय विद्यालय 2013 में स्वीकृत हुए थे माननीय अध्यक्ष जी, और एक चित्रकूट जिला जो भगवान राम की तपोस्थली है, वहां पर 9 साल से वो भवन विहीन विद्यालय हमारा संचालित है। भवन नहीं है, किराए की बिल्डिंग पे संचालित है। और बांदा में स्वीकृति तो हुई थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आपका सवाल क्या है? सवाल मैं सवाल ही कह रहा हूं। सदस्यगण 1 मिनट मान सदस्यगण 1 मिनट विराजे। मैं सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री जी
गणों से विशेष आग्रह है कि वह भी संक्षिप्त में जवाब दें ताकि हमारी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 20 माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन खुले तो सबका नंबर आ जाए। धन्यवाद। मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि दोनों जिलों में मेरे केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए थे, एक जिले में चित्रकूट में संचालित है, बांदा में संचालन के लिए अभी पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बांदा जिले में भी जमीन उपलब्ध करा दी गई थी, तो वहां भी और चित्रकूट जिले में भवन निर्माण हो जाए और उसकी कब तक निर्माण की प्रक्रिया पूरी करेंगे और बांदा में संचालन कब तक करेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सांसद ने किया है, तो बांदा जिले में कई बार केंद्रीय विद्यालय समिति की ओर से भी जिस जमीन की बात वो कर रहे हैं, तो पहले एक जमीन चिन्हित किया गया था, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां थी जिसके वजह से नहीं हो पाया। तो लगातार हम अभी पत्राचार कर रहे हैं, जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगा और जो भवन बिना कोई शुल्क के, तो वहाँ निश्चित रूप से हम शुरू करा देंगे। इसके लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्य कि वो थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी दिखाएं और जितना जल्दी वो उपलब्ध करा देंगे हम उतना जल्दी उसकी शुरुआत करेंगे। दिलचस्पी दिखा रहे जब भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सरकार से बात करो, दिलचस्पी तो बहुत दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो सरकार से चूंकि राज्य सरकार हमें जमीन देती है, राज्य सरकार एक भवन देती है। जी माननीय सदस्य जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा यही आग्रह है, यही प्रश्न है कि वहां पर धर्मेंद्र कश्यप जी हो गया ना, धर्मेंद्र कश्यप हो गया, आपने पूछ लिया ना। ये तो केवल नियम है, इसलिए आपसे मैंने सप्लीमेंट्री पूछा, जरूरी नहीं है कि आप पूछो इसे सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, मेरी लोकसभा 2 जनपद बदायूं और बरेली में है। 3 विधानसभाएं जनपद बरेली की पड़ती हैं और 2 विधानसभाएं जनपद बदायूं की पड़ती हैं। जबकि जब हम प्रवेश के लिए कूपन देते हैं तो हमारे बरेली में एडमिशन नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब मेरी 3 एडमिशन के जो फॉर्म, कूपन थोड़ी देते हैं सांसद, कोटा, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। खत्म करने के लिए चर्चा चल रही है ना। जी नहीं बढ़ाने की बात करना चाहते, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि हमारे जो एडमिशन बदायूं में होते हैं, जबकि 3 विधानसभाएं जनपद बरेली में लगती हैं, वो बरेली में कराने के लिए निर्देश करने का काम करें और जो 10 एडमिशन होते हैं उनको बढ़ा करके 50 करने का काम करें ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। इतना मैं आपके माध्यम से मंत्री से निर्देश चाहते हैं। माननीय मंत्री, आपने पिछले बार भी चर्चा में इस विषय में कुछ मार्गदर्शन किया था, लेकिन धर्मेंद्र जी का प्रश्न थोड़ा जो लिखित प्रश्न से अलग कुछ है, कुछ विशेष स्पेसिफिक विसंगतियां हैं तो उसको ध्यान दे दिया जाएगा, लेकिन एक अलग प्रश्न है। ये सवाल है कि आप जितने सदस्य हैं ना, सब सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं और सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? ये प्रश्न है, इसलिए जगदम्बिका पाल, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, केरल में कहाँ गए? अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आज माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारी सरकार आई और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय खोलने की एक सतत प्रक्रिया है, और उस केंद्रीय विद्यालय की जो सतत प्रक्रिया में आज भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 122 केंद्रीय विद्यालय फंक्शनल हो गए हैं। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो थे, जैसे मेरा सिद्धार्थनगर या बहराइच श्रावस्ती, वहां पे भी केंद्रीय विद्यालय था, लेकिन एक बहुत जर्जर भवन में चल रहा था। लेकिन सरकार ने बजट दिया
और बिल्डिंग तैयार हो गई, उसका उद्घाटन भी माननीय मंत्री जी ने किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चैलेंज मेथड कहा कि जो प्रपोजल्स आएंगे उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चैलेंज मेथड, तो ये चुनौती पद्धति क्या है, इसके बारे में जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले बार भी पूरा चैलेंज मेथड क्या है उसके आपकी अनुमति से एक विस्तार से विवरण दिया था। माननीय सदस्य हो या संबंधित राज्य सरकार हो, जब ये एक निवेदन करते हैं कि हमें हमारे वहाँ एक सेंट्रल स्कूल खुलाया जाए, तब वहाँ के स्थानीय जो रीजनल डायरेक्टर उनको निर्देशित किया जाता है। उनकी कुछ मानक है, जमीन चाहिए, अस्थायी रूप में स्कूल 5-7 साल चलने के लिए राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की एक्स नंबर होनी चाहिए। ये सब अगर क्राइटेरिया फिलअप होती है तो वो फिर लिस्ट में आता है, फिर उसकी वेटेज दिया जाता है, ये मानक में कौन ऊपर है, उसी का नाम है चैलेंज मेथड। लेकिन जैसे आपने जो एक निर्देश देते हुए एक विषय कहा था, मैं आपकी माध्यम से इस सदन को एक विषय अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षा एक दोहरी दायित्व का व्यवस्था है, राज्य सरकारों को भी है, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र सरकार की भूमिका, ये बात मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या हमारे जनजाति विभाग के द्वारा चलने वाले एकलव्य विद्यालय, ये आज की शिक्षा व्यवस्था की एकमात्र उत्तर नहीं है। राज्य सरकारों को ही उसकी उत्तर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील सरकार होने के कारण पिछले 2 साल पहले आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 15,000 स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, राज्य द्वारा चलने वाले स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 3,500 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की अनुमति दी है। मैं सारे निवेदन करूंगा लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों को, कि आप रुचि ले। भारत सरकार जो पैसा विभिन्न आकार में देती है, लगभग 35-40 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों को देती है। ये सारे पैसा आप लोग दिशा कमेटी में नियंत्रित करिए, समीक्षा करिए, तब आपकी सार्थकता शिक्षा में आएगी। सेंट्रल स्कूल केवल एकमात्र उत्तर नहीं है। आप भी ऐसा करें कि जो कुछ भी स्वीकृति आपने दी, आप भी माननीय सांसदों को पत्र लिख दें, ताकि सबको जानकारी रहे। गिरीश चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि मैं कई बार लोकसभा में आपके माध्यम से मांग उठा चुका हूं कि नगीना मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग मैंने कई बार रखी है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से मंत्री जी वहां एक मेरा केंद्रीय विद्यालय बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं तो उत्तर दिया ही है प्रक्रिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 343। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ। आपको इजाजत दी है कि मैंने? क्वेश्चन नंबर 343। सर, क्वेश्चन नंबर। थैंक यू। 343 माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। ओके। ऑनरेबल मेंबर। Thank you, Chairperson, sir. Supplementary first question. Most of the government servants and PSU employees are depositing the entire retirement benefit in public sector banks for safety of their deposit and earn interest to meet out their post-retirement expenses. Whether the government will bring an amendment to secure the deposits of retired government servants above 5 lakhs. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से संबंधित सवाल ये नहीं है। बता दें, नहीं बढ़ाना है तो हाँ, नहीं तो ना। अभी तो बढ़ाने का इरादा नहीं है ना। अभी सरकार इस पे विचार नहीं कर रही। बस। ऑनरेबल क्वेश्चन। Second question, sir. The failure of cooperative banks, non-banking financial companies are common in our country. As per the existing norms, the settlement of deposits to be done within 90 days, which is on high side. Whether the government will reduce the period to 30 days by creating the separate fund to help the poor depositors. Thanks, sir. माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर से हमारी सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर है और कहीं ना कहीं 2008 में जब अमेरिका में एक वित्तीय संकट आया था, उसको ध्यान में रख करके वित्तीय संस्थान वर्तमान में जो 14 से अधिक कानूनों के माध्यम से गवर्न होते हैं, इसी क्रम में हमारी सरकार ने बैंक डिपॉजिट के लिए बीमा संबंधित मामले आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए एफआरडीआई बिल 2017 लाया। फिर भी जनता को हो रही कुछ दिक्कतों के हल के लिए उसे ज्वाइंट कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसको हम लोगों ने वापस लिया। कानून लाने से पहले जमाकर्ताओं की तत्कालीन समस्याओं को दूर करने के लिए
DICGC समिति बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए कवर सीमा 4 फरवरी 2020 से 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। बैंकों के रेजुलेशन में जाने की स्थिति जमाकर्ता बीमा राशि 90 दिन के अंदर किए जाने की निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, जो कि पहले की सरकारों में 8 से 9 साल कई वर्षों तक लग जाते थे। श्री के सुंदरम। Whether the government is aware of certain NBFC-based Chinese mobile apps like Easy Loan and Rupee Cash that give out payday loans and access the entire contacts of the loan applicant and harass them by calling their contacts regarding the repayment of the loans, and the steps taken by the government in this regard to prevent such issues. जहां तक एनवीसी का सवाल है अध्यक्ष जी, पहले से उसमें व्यवस्था बनाई गई है कि आईबीसी कोड 2016 जो दिवालिया होने के बाद की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं एनबीएफसी बैंकिंग कंपनियों के प्रश्न के बारे में सरकार पास से पहले ही कानून आईबीसी कोड 2016 के माध्यम से उपलब्ध है। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान की दिवाली और शोधन क्षमता 2019 आईबीसी रूल 19 के माध्यम से नोटिफाई करके नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। 2019 की अधिसूचना के जरिए 500 करोड़ रुपए की कंपनी की दिवाली संबंधित कार्रवाई आईबीसी रूल 2019 की तरफ से की जाएगी। श्री बी मेहताब जी। Whether it is a fact that the government has sought views of the Reserve Bank of India on drafting a modified version of the FRDI bill in order to deal with insolvency of firms in the finance sector. If so, the bill is going to provide establishing a resolution authority which would have powers to undertake prompt resolutions and prompt corrective action framework for NBFCs, whether there is a greater need for a legislative backing for the entire financial sector. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन सरकार ने वित्तीय फर्मों के समाधान हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए नया कानून लाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया। रिजर्व बैंक को आपने भेजा है कि नहीं? हाँ सर, I want to join in this. On the NBFCs, already through the amendments made to the IBC, we have brought in a kind of a formulation with which NBFCs and related issues of solvency can be addressed. So that is one legislative amendment which was brought in the recent past. So that the FRB bill is the only route is not the case. We have already made a carve-out sort of a provision in the IBC, and that is on course, and many of the NBFC actions are being taken under that. As regards also the question of acting against many of them who are violative of the existing rules, inclusive of the previous question raised by an honourable member, action is already being taken. FIRs are filed for those app-based companies which are harassing the depositors. Action is being taken across the country. FIRs are filed across the country. So, on action being taken, and also the legislative support which is so required to sort out the NBFC-related issues which are arising, the IBC-related amendments which were brought in recently have been found to be effective, and the RBI is certainly monitoring all of it. T.R. Baluji. Sir, Speaker, sir. This is the most important question as far as common man. Who are the stakeholders of the inclusive growth? They are going to the bank to invest the small savings in their hands to plan their future for their family welfare. Actually, this government on 2021, they have spent money on the big industries who have gone on NPA, non-performing assets. And 2021 in non-performing assets, they have written off
about 2 lakhs crores. In 14 to 21, they have written out 10.7 lakhs crores. These are all investors' money. These are all interest accrued by way of savings by the common man. My question is, the most important question is, to safeguard the interest of the common man and salary class for the future living for the investment made with small amount by savings, will the government come forward to bring out a statutory provision so as they cannot lose the confidence? Moreover, they are going on investing in land and the real estate businesses. So that is why to build up the confidence of the investors, will the government come forward? माननीय मंत्री जी। Sir, Honorable Member Baluji is a very senior member and also has seen various houses in the sense Lok Sabhas and is quite seized of the realities in the ground. I would like to humbly submit that writing off is not completely waiving the amount. As a part of the accounting process, banks make a provision for the amount which is due from the NPA account, and in that process, we call it as writing off, but the provisioning is made, and the pursuing of that particular defaulter or the NPA which owes money to the bank is followed up, and that is why I may not be able to say the exact amount now. Several public sector banks have in the recent past over 10,000, I'm saying over 10,000, it's much more than that, I'm not giving you the exact figure. Monies have gone back to the banks which rightly belong to them by claiming the assets of those defaulters, and this, I would like to say, subject to correction. First time NPA are being pursued, the promoters are being action taken on them, and money is being taken from the securities that they have, the assets that they have, and given back to the bank. That's happened under Prime Minister Modi. Never before NPAs were left by the dozen and tons during UPA rule. Money was never obtained back from these defaulters to go back to the banks. Banks help even today. Adhirji, wait a minute. Bitter truths, you will have to hear it. Bitter truth, you will have to hear it. Sir, with your permission, sir, today in newspapers, there is a complete report on how public sector banks' health is improved and they are in peak of health. That is because, as Honorable Member Baluji asked, we were able to get it from those phone banking frauds who have cheated the banks based on the phone calls made by the UPA government. And that money has come back to the public sector banks. Their health has improved. It's come in the public, in the media. Please do read it. क्वेश्चन नंबर 344 श्री अर्जुन लाल मीणा। माननीय मंत्री जी। उत्तर रख दिया गया है पटना। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मोर देन 13 स्कीम्स प्लस आपका आर्टिकल 275 और TCA और 2SS इतना स्कीम्स दिया जाता है हर साल, लेकिन रूरल ट्राइबल एरिया में आज तक ट्राइबल जनजाति जो है हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहा है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, इतना पैसा आप रिलीज करने के बाद आपका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस आपका मिनिस्ट्री से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि मंत्रालय का एक अपना कार्यक्रम है जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातीय के लिए। इसके साथ साथ ही सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके जनजातीय क्षेत्र के कार्यों को कैसे हम सही ढंग से हाँ चालू हो गया। जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों के बीच में योजनाओं को कैसे पहुंचा, इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम अभी जो आगामी 5 वर्ष के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई है उसमें इसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि
राज्यों के साथ मिलकर के या केंद्र सरकार के जो सब प्लान प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करते हुए आगामी दिनों में इसको बेहतर तरीके से प्रभावी और ज्यादा कैसे किया जाए ये सुनिश्चित किया जाए। राम बिहारी दास। Sir, thank you, sir. Sir, dropout in higher education is a major problem in rural area among tribal students due to lack of residential facilities. Sir, whether the government plan to establish residential higher educational institutions in remote tribal areas in Kerala? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी शिक्षा मंत्रालय के प्रश्न के दौरान बताया गया कि जो इस तरह के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ही जगह जगह पर रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं, वैसे स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट को रोके और उसके लिए भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राशि आवंटित करती है कि इन सारी चीज़ों में कैसे रोक लगे। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण के माध्यम से जो पोषाहार वितरण किया जाता है कि बच्चों को सही तरीके से पोषाहार प्राप्त हो और उसके साथ साथ ही शिक्षा में किसी तरह की कमी न रहे, ड्रॉप आउट कम से कम हो, ये कोशिश की जा रही है। जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. Sir, there is a long pending demand from several states across the country for the inclusion of compact areas with more than 50% tribal population, which are adjoining the existing areas under the 5th schedule area. Sir, in my state, Andhra Pradesh, there are a lot of families belongs to the tribal communities who are staying outside of the areas, who do not getting the benefits from the ITDS. So what steps have been taken by the government to include these families to get the benefits of ITDS, and also the steps taken to the inclusion of these areas under the 5th schedule of Indian Constitution, sir? अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जहाँ कहीं भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं, उनके लिए योजना बनाने के लिए किसी इस तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है कि वो नहीं बना सकते, बना सकते। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उसके आबादी की प्रक्रिया एवं संवैधानिक व्यवस्था की प्रक्रिया है, उसके तहत राज्य सरकार को यह सारी जो भी औपचारिकता है उसको पूरा करने की आवश्यकता है और उसी के आधार पर भारत सरकार निर्णय लेती है। श्रीमती जसकौर मीणा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनजातीय क्षेत्रों में और जहाँ ट्राइबल सब प्लान का एरिया है, क्या एनजीओ के माध्यम से इनको सीधे मंत्रालय के माध्यम से अनुदान कोई दिए जाते हैं, तो उसकी संपूर्ण जानकारी दे कि हमारे संसदीय क्षेत्रों में सीधे सीधे भारत सरकार से सीधा जो अनुदान दिया जाता है वो किन किन संस्थाओं को दिया जाता है और कितना कितना दिया जाता है। इससे संबंधित इस समय यह विषय नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इसकी पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा। और जहां तक मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि जो भी एनजीओज का चयन होता है वो ऑनलाइन सीधे पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि राज्य सरकार के माध्यम से उनकी पूरी सूचना प्राप्त हो कि वह संस्था किस तरह का कार्य कर रही है और किस तरीके से उनकी गतिविधियां चल रही है और उसका अनुसरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 345 सुबोध पाठक। माननीय मंत्री जी। आंसर इज लेड ऑन द टेबल सर। सुधीर गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में एनएलएमसी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना के लिए अनुमोदन 9 मार्च 2022 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया ऐतिहासिक निर्णय है। मैं धन्यवाद देता हूं, वो प्रशंसा करता हूं। जो उत्तर दिया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा, उत्तर उद्देश्य बताता है कि रणनीतिक विनिवेश के अधीन भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाले सीपीएससीज की सरप्लस भूमि व भवनों को स्वामित्व में लेना, प्रबंधित करना और मुद्रीकृत करना है। मेरा प्रश्न है कि एनएलएमसी व दीपम में अंतर क्या है
एनएलएमसी के गठन के पूर्व क्या मुद्रीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कोई सीमा तय की गई है, और लक्ष्य है तो क्या है और कब तक हासिल करने का है? माननीय स्पीकर सर, एनएलएमसी 9 मार्च 2022 को जो सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई उसकी तरफ से गठित हो चुके हैं और एनएलएमसी और डीपम ये डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट है। और एनएलएमसी में लैंड जो है, जो सरप्लस लैंड है और उसी के साथ जो नॉन यूज लैंड है, जो क्लोजर सीपीएससी होने वाली है, उसका लैंड इकट्ठा करके उसका मोनेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये इसमें डिफरेंस है। श्री शशि थरूर जी। Honourable Speaker, sir. Thank you very much. So, unlike private land and property, which can be traded routinely like any other commercial product, publicly owned land is actually managed by the government, which is elected by the public. The authorities elected by the public are responsible, which means that the land really belongs to the public. Now, we've had a philosophy for some time, sir, that when you have land in the hands of the authorities, the fact remains that you try and put it to use for public purposes. So a large portion of land held like this is reserved for low and lower middle income households, sir. Now I'm concerned about the monetization plans of this government, because with the national land monetization process, some repurposing of the land will happen, sir. That's what you're trying to make money out of. Should public land be devoted to the purposes of profit, or should they be devoted to the public purposes of our society? And if it is the latter, sir, should we not have some guarantee from the government that the interests of lower and low middle class and low middle income families will be protected when it comes to land owned and managed by public companies, sir? Thank you very much. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट की 100% पीएसयू है उसी का ये नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम में लिए जाएंगी। और जो आइडियल लैंड पड़ी है, आइडियल लैंड हो, बिल्डिंग हो, जिसका कोई भी इनकम नहीं हो रहा है, जो सरप्लस लैंड है उसका का कोई इनकम नहीं है, ऐसी लैंड को इकट्ठा करके उसका मोनेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट का प्रयास है, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे जॉब बढ़ेगा और गवर्नमेंट को उसको फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 बसंत कुमार पंडा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही विस्तृत ढंग से मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हैं। फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं कि कोविड-19 के समय में जो लोग वापस घर चले गए थे, नॉन ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर के जो श्रमिक बंधु, फिर वो वापस अपने अपने क्षेत्र में चले गए, तो उसका आंकड़ा क्या है, राज्यवारी बताने का कृपा करें। और एक निवेदन है, उड़ीसा से कितने गए थे और कितने फिर वापस आ गए और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। और एक निवेदन और है, MGNREGA में इंसान को काम करना चाहिए, मनुष्य लोगों को काम करना चाहिए। बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि उड़ीसा में ज्यादातर काम असाधु अधिकारियों को जोड़ तोड़ से मशीनों से हो रहा है और लेबर के नाम में दिखाया जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। उसके प्रति भी मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न एक साथ पूछे हैं। पहला विषय यह है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर कोविड-19 के दौरान वापस गए थे, सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत उनके लिए रोजगार किया गया था। जहां तक उनकी एग्जैक्ट संख्या की विषय है, कोविड-19 के बाद देश में ई श्रम पोर्टल किया गया है। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत पूरे देश में 27 करोड़ मजदूरों का जो अब रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो पूरी तरीके से असंगठित क्षेत्र का जिला अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ है। और केंद्र सरकार के द्वारा माइग्रेंट लेबर को लेकर के लेबर ब्यूरो को एक माइग्रेंट लेबर के सर्वे को भी तय किया गया, जिस सर्वे को हमने प्रारंभ कर दिया। जहां तक उड़ीसा के आपने लाभार्थियों का पूछा है, मैं कहना चाहूंगा कि उड़ीसा में श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 17,01,612
जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 35,17,734, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 98,73,767 और ई श्रम योजना के अंतर्गत उड़ीसा में 1,32,39,564 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। सप्लीमेंट्री अरुण साव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। उस उत्तर के अनुसार 2017-18 में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के सर्वे के अनुसार 38,000 असंगठित क्षेत्र के कामगार थे और मार्च 2022 तक ई श्रम पोर्टल में कुल 26.89 करोड़ लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या सरकार अभियान चलाएगी? दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि असंगठित कामगार उन योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार क्या करेगी? और एक तीसरा प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों को भी इनका लाभ मिले, इसके लिए सरकार विचार कर रही है क्या? जी, पहला प्रश्न जो है वो 38,000 नहीं है, 38 करोड़ है। भारत सरकार का जो सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जो ई श्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 27 करोड़ का किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने ये 27 करोड़ का रजिस्ट्रेशन केवल 6 महीने की अवधि में किया है। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 7 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा देश भर में 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं और कॉमन सर्विस सेंटर हर गांव तक बने हैं। उसके कारण चूंकि एक आधारभूत ढांचा भारत सरकार के द्वारा पहले से तैयार किया गया था, उसके लिए वह इसके कारण बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो विषय कहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार क्या करेगी, निश्चित रूप से हमारे जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर है वो इस क्षेत्र में सक्रिय है, राज्य सरकार सक्रिय और देश के सारे मजदूर संगठन भी ई श्रम में रजिस्ट्रेशन कराने को लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो तीसरा विषय, जो अन्य जो असंगठित क्षेत्र के लिए इस समय जो लाभदायी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, मजदूरों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मजदूरों को जो उनका एक्सीडेंट है उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो स्कीम है उसको लगातार हम विभिन्न श्रमिकों की वेलफेयर गतिविधियों के द्वारा मजदूरों तक ले जा रहे हैं। श्रीमती सुप्रिया सुले। Thank you, sir. Sir, you have given a very comprehensive reply and you've given 31 ways of protection being given, but e-commerce today is growing exponentially high. And the gig workers, especially now in the delivery, girls and boys, especially, I mean, this is for Odisha, I appreciate. But even in Maharashtra, a lot of girls today you see on two-wheelers and making an effort. They have absolutely no protection. And just last week, Gadkari ji talked about the accidents going up. So is there some mechanism where we could all work to protect all these youngsters who are looking to grow in this aspirational India? Thank you, sir. महोदय ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार डिजिटल माध्यम से हो रहा है उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की भूमिका है। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड उनकी सर्विस होती है और ज्यादातर उनकी जो डिजिटल माध्यम से ही वो लोग एम्प्लॉय करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट की राशि पाते हैं। ऐसे में उनकी जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो पीछे रह जाती है और सामाजिक सुरक्षा योजना में भविष्य में उनका एक्सीडेंट, कार्यस्थल पर नुकसान, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत गिग वर्कर को परिभाषित भी किया है और मान्यता भी दी है। और दूसरा जो हमने ई श्रम पोर्टल जो करा है उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का रजिस्ट्रेशन भी हमने शुरू किया है ताकि उनकी एग्जैक्ट संख्या पहुंच सके और सरकार के द्वारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी पहुंचाया जा सके। श्री सौमित्र खान। सर, अभी पश्चिम बंगाल एक समय पूरा वर्कर्स आते हैं काज करने टाइम, अभी बहुत सारे वर्कर्स बाहर में जाते हैं, तो ऐसे कोई आंकड़ा है मंत्री जी के पास जो पश्चिम बंगाल से कितना वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आपका पूरा देश में काम करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र भी 2 लाख श्रमिक बाहर में काम करता है, मुर्शिदाबाद से 7 लाख श्रमिक काम करते हैं, तो संख्या मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में 22 मार्च 2022 तक का जो आंकड़ा है, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़
2,78,90,604 ये ई श्रम के पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने कार्यक्षेत्र के हिसाब से लगभग 400 ऑक्यूपेशन में देश के हर डिस्ट्रिक्ट तक रजिस्ट्रेशन किया है। ये जो राज्य का आंकड़ा है मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन जिले का आंकड़ा भी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध है। सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह कर दो कि ई श्रमिक पोर्टल में रजिस्टर्ड कराएं वे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा विषय किया है। ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हमारे कारीगर भाई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से सारे देश के श्रमिकों को हम 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा योजना है उसका कवर भी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी है। देश में अभी तक जो रोजगार था वो सप्लाई साइड पे होता था, डिमांड साइड पे, और जो हमारी उपलब्धता है उसके आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट में घोषणा भी की गई थी कि एमएसएमई क्षेत्र का ई श्रम पोर्टल और एनसीएस पोर्टल का एक इंटीग्रेशन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके कारण देश में रोजगार की उपलब्धता, रोजगार पाने वालों की पहचान और उनके स्किल का विकास तीनों एक साथ कर सके। और मेरे को लगता है सभी सदस्यों के माध्यम से हम न केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उनके व्यवसाय की पहचान, उनका पहचान पत्र देकर के हम उनको एक सम्मानित पूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार प्रदान कर सकते हैं। सब सदस्य सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने आह्वान किया तो ये अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 347 संजय काका पाटिल। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री TRVS रमेश। Honorable Minister can give you a rough breakup of the type of companies with which the candidates in Tamil Nadu have been placed. I would like to know what type of companies are recruiting the candidates who have been skilled in Tamil Nadu. Thank you, sir. Sir, a comprehensive answer was given to the honorable member, sir, and in that it has been pointed out that under the short-term training program that is being run by under the PMKVY, a large number of students have been placed, and the number has been given as 68,517 in Maharashtra and 1,25,532 in Tamil Nadu. Sir, the ministry does not keep information about where the candidate is placed, because that placement is a very fluid process, and therefore what we track is the number of candidates placed after the short-term training program, sir. Honourable members, thank you. No. Manikam Tagore. Sir, thank you so much, sir. Sir, I'd like to ask through to the Honourable Minister regarding he has given a detailed reply, therefore I'd like to appreciate the detailed reply. Regarding the aspirational district like Virudhunagar, total number of JSS is 1, ITIs are 12, and PMKK training centers are 58. Will the government help in skilling the local industry? Because one product, one district is a program run by the other ministry, industries ministry. Will the government help in skilling those people who are working in fireworks industries, match industries, printing industry, handloom industries, textile industries, which are very popular in Virudhunagar and Madurai districts? And how many of them are skilled the previous year? Is there any data you are keeping it? Thank you so much, sir. Sir, as the honourable member has acknowledged, we have given a comprehensive answer. The skilling schemes and programs are run as a demand-driven scheme. And the job roles, for example, in Tamil Nadu, the top 7 job roles in Tamil Nadu are self-employed tailors, sewing machine operators, commercial vehicle drivers, unarmed security guards, self-employed retailers, etc., etc. These are demand-driven. The district skilling requirements are planned by the district collector with the district skilling committee. The government of India, through the skilling network, only therefore allocates the skilling programs and the monies for enabling the skilling that is projected by the district skilling committee and the district collector. So therefore, sir, that is the model that has been underway all this while. However, sir, under Sankalp, we are now undertaking a program of special programs for each district, which captures what the honourable member is saying, which is to address the local economies, both farming and non-farming economies, and skilling aimed at the youth so that they can find opportunities in the local economies.
क्वेश्चन नंबर 349 क्लब किया जाता है श्री राम शिरोमणि वर्मा। माननीय मंत्री जी 349। Sir, statement is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर, अभी तो राम शिरोमणि वर्मा यहाँ थे सही। क्वेश्चन नंबर 348 श्री देवाश्री चौधरी। पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, I would like to mention that high unemployment rates in some states may sometimes contribute to increased poverty rates and poorer neighborhood, and these regions with high unemployment rates are more likely to have restricted career opportunities, inadequate housing, fewer recreational activities accessible, as well as limited access to public services and underfunded schools. Keeping in view the above, I would like to know from the Honourable Minister that whether West Bengal is also one of the states with higher unemployment rate. If so, the reason therefore, and the steps taken to reduce the unemployment rate in West Bengal. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जो रोजगार की स्थिति है उसको लेकर के जो सर्वे है वो पीएलएफएस का सर्वे किया जाता है। लगातार जो पीएलएफएस का सर्वे वो इस बात को दर्शा रहा है कि देश में बेरोजगारी की जो दर है वो कम हो रही है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। ये सप्लाई साइड का है। दूसरा एक और जो डिमांड साइड का जो सर्वे है वो सर्वे भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लेबर ब्यूरो के द्वारा जो सर्वे प्रारंभ किया गया है उस सर्वे के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो 9 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, जिसमें आईटी का क्षेत्र है, जिसमें एजुकेशन का क्षेत्र है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में 2013-14 का जो व्यापक सर्वेक्षण हुआ था उसके मुकाबले रोजगार की काफी वृद्धि की दर देखी गई है। और उसके साथ ही साथ जो लेबर ब्यूरो का जो सर्वे है उस सर्वे का एक तिमाही रिपोर्ट आ गई है, दूसरी तिमाही रिपोर्ट भी अभी प्रकाशित हुई है जो ये बता रहा है कि ओमिक्रॉन होने के बावजूद भी देश में रोजगार में वृद्धि हुई है। तीसरा जो विषय है कि जिसको हम रोजगार के वृद्धि के रूप में देख सकते हैं वो हमारे प्रोविडेंट फंड का रोल है और पिछले लगातार आंकड़े दर्शा रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के रोल में भी वृद्धि हुई है। जहां तक माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि सरकार के द्वारा रोजगार को दिए जाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन का कार्यक्रम, डीआईपीटी के द्वारा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के द्वारा स्मार्ट सिटीज का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा अर्बन अफेयर के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, मिनिस्ट्री इसी के अंतर्गत मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम, सरकार के द्वारा जो अनेकों नई योजनाएं और कार्यक्रम जो बढ़े हैं उसके कारण देश में कैपेक्स भी बढ़ी है, देश में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इन कार्यक्रमों को और अगर हम पीएलएफएस के सर्वे को, लेबर ब्यूरो के सर्वे को और ईपीएफओ के पेरोल को मिलाएंगे तो देश में रोजगार के प्रति सरकार के द्वारा संतोषजनक और उचित कार्यक्रम किए गए। ऑनरेबल मेंबर, from the Honourable Minister that whether it is a fact that the proportion of women who get employed and get paid is low and continues to decline over the years, whether it is also a fact that both in urban and rural areas unemployment among women is higher than men, and for women the average unemployment rate was just double to that of men. प्रश्न पूछने से समय समाप्त हो गया, अब उत्तर भी समाप्त हो गया। हाँ? आप उसके वकील हैं क्या? बीजेपी
प्रश्नकाल समाप्त। नहीं, मैं देता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना